अगर आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएं, अगर आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही। बातचीत कर रहे थे कि इंसान जिसने पत्थर से आग पैदा करना सीखा, वो अब जुबान से आग पैदा करने लगा है। जिस तरह से उसने बस्ती बनाना शुरू किया था, अब बस्ती को कहीं कहीं पर उजाड़ना शुरू किया है। उसी कल बातचीत कर रहे थे, ऐसे ही युद्धों की एक दुनिया है। एक पुराने विश्व भारत के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे, और हम बातचीत करेंगे इतिहास क्या है, युद्धों का वर्णन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल हम एक इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था, भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और उस क्रम में हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल, और आधुनिक काल में प्राचीन आधुनिक काल तक के बातचीत किया था। और इतिहास के संदर्भ में प्राचीन काल से लेकर के, जहाँ से हम लोग लिपि पढ़ना शुरू किए हैं, वहाँ से लेकर के बातचीत करते करते आ गए थे, आज़ादी तक आ गए थे। तो हम अब उन सारे चैप्टर को ध्यान से एक एक करके, वो सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, और बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है, कल ये क्वेश्चन दिया गया था, कहा गया था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सही उत्तर देने के लिए। कहा था, क्वेश्चन था चंगेज़ खान था, कौन था ये पूछ रहे हैं। एक बौद्ध आक्रांता, एक शिया मुस्लिम आक्रांता, एक सुन्नी मुस्लिम आक्रांता, और एक सूफी संत। इसका सही जवाब है बौद्ध आक्रांता। नाम से लग रहा होगा चंगेज़ खान, क्योंकि आमतौर पे हम लोग जो इस समाज में वर्तमान दौर में देख रहे हैं, ये जो खान टाइटल है, ये इस्लामिक कल्चर के लोग लिखने लगे हैं, लिखते हैं। तो खान का मतलब होता है बहादुर जनरल सेंस में, और ये मंगोलिया का था। और इसके इतिहास के बारे में मध्यकालीन भारत में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी पूरी बायोग्राफी को हम कवर करेंगे, इसकी और इसकी पत्नी बोरते, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला था। तकरीबन दुनिया का 22% हिस्सा जीत लिया था इसने। ये भी बहुत अच्छा इतिहास है इसका, जानने के लिए पर्पस है, और खून खराबा करने वाला इंसान था। और इसके बारे में अधिक डिटेल ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक में। कल जहाँ से बातचीत ख़त्म किए थे, पहला चैप्टर शुरू करेंगे वहीं का, प्रागैतिहासिक काल। पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जब बातचीत करते हैं तो बात होती है, ये इसका डिवीज़न का मतलब क्या था, इसको अलग क्यों रखा गया। प्राग ऐतिहासिक काल है ये, प्रागैतिहासिक काल बोल देते हैं। पहली बात तो यहाँ का जो इतिहास लिखा जाना है वो पूरी तरह से पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई इनकी लिपि नहीं थी, और कोई लिपि नहीं थी तो कोई साहित्य नहीं है, कोई साहित्य नहीं है तो जितना भी इतिहास लिखा जाएगा वो सब यहाँ पर मिलने वाले हथियारों, औजारों और अन्य अवशेषों, जैसे कि खेतों के अवशेष, पशुओं के अवशेष, और इस तरह से आगे कृषि, कौन कौन सी कृषि करते थे, ये सारी चीज़ें अवशेष देखेंगे और हम बातचीत करेंगे। भारत में जो पुरातात्विक खोजें हुई हैं उनमें जो सबसे पहला नाम आता है
वो इसका आता है रॉबर्ट ब्रूसफूट का। रॉबर्ट ब्रूसफूट का, ये रॉबर्ट ब्रूसफूट ने खोज शुरू करी थी 1863 में। कहाँ पर शुरू की थी? पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये रॉबर्ट ब्रूसफूट ने पल्लवरम से, तमिलनाडु से पुरातात्विक खोजों की शुरुआत की थी और इस लहजे से हम रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय पुरातात्विक खोजों का जनक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातात्विक खोजों का जनक बोल देते हैं। अब बात करते हैं इसके समय के निर्धारण की। इसका समय का निर्धारण शुरुआत के समय से, आदिकाल से, प्रारंभ से, जब से मानव का विकास होना शुरू हुआ, जब से मानव का विकास होना शुरू हुआ, तब से लेकर के हम तकरीबन 3000 BC तक के समय हम निर्धारित करते हैं। कितना? आदि से 3000 BC तक का जो टाइम है वो हम इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा टाइम है। ये प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री का एज है, प्री हिस्ट्री का एज है। और यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं मानव के विकास के क्रम में, वो अवशेष मिले हैं, वो सारे अवशेष पत्थर के थे। अभी धातुओं का प्रयोग इंसान ने करना शुरू नहीं किया था, अभी धातुओं का प्रयोग इंसान ने शुरू नहीं किया। तो जितना भी अवशेष है, साक्ष्य है हमारे पास पत्थरों के हैं, पाषाण के हैं, तो इसीलिए इसको हम पाषाण बोल देते हैं, पाषाण काल। और पाषाण काल को फिर से अगर हम डिवाइड करें उनके पत्थरों की आकृति के अनुसार और कुछ अन्य वातावरणीय आधारों पर डिवाइड करें, तो इस एज को हम बांट सकते हैं 3 ग्रुप में। 3 ग्रुप कौन कौन से हो गए? पूरा पाषाण, और दूसरा मध्य पाषाण, और तीसरा नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनका समय का निर्धारण किया गया। इसके समय का निर्धारण कर दिया गया पुराने समय से लेकर के आदि काल से लेकर के इसके समय का निर्धारण कर दिया गया 10,000 BC तक। इसके समय का निर्धारण किया गया तकरीबन, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मानने हैं, लेकिन ये इसका फिक्स है, इसका थोड़ा वेरी कर जाता है किसी किसी इतिहासकार के नज़रिए से। 10,000 BC से लेकर के 5500 BC तक का टाइम यहाँ पर हम इसको देते हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में जो टाइम है वो 5500 BC से लेकर के 3000 BC तक का टाइम आता है। अब ये जो विभाजन है, अलग अलग ट्रांजिशन है, पत्थरों की बनावट है, इंसान की बसावट है, और उसके रहन सहन में क्या परिवर्तन हुए हैं, इनके आधार पर हम वर्गीकरण किए हैं। खास बात इस युग का जो विकास हुआ वो प्लीस्टोसीन युग से हुआ। प्लीस्टोसीन युग से शुरू हुआ इसका विकास।
ये प्लीस्टोसीन युग वही है जहाँ पर पूरे विश्व में बर्फ़ जमी हुई थी, ये वही एज है। और इसको फर्दर बांट देते हैं 3 अलग अलग पार्टों में। कौन कौन सा पार्ट? निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। ये 3 अलग अलग पार्ट हो गए। इनके बारे में अभी देखते हैं। पहले इसके अवशेष, पुरापाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं ये कहाँ कहाँ पर मिले हैं, इनके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? ये थे सोहन घाटी, जहाँ जहाँ पर मिले हैं सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका, ऐसे लिख देते हैं आगे। ये सोहन घाटी, सोहन नदी की घाटी है। सोहन नदी सिंधु की एक सहायक नदी थी जिसकी अवस्थिति पाकिस्तान में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी आप जानते हैं। और भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में शैल चित्रित गुफाएं हैं। शैल चित्र मतलब पत्थरों पर बनी हुई चित्रकारी, उनके अवशेष हैं। अभी आप सर्च करिएगा तो इंटरनेट में बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे भीमबेटका के। ये भीमबेटका के चित्र हैं, तीनों कालों के कंबाइंड हैं, तीनों कालों के बने हुए प्रतीत होते हैं, मिलते हैं। तो ये आगे भी मिलेगा। तो ये इनके मुख्य बिंदु रहे हैं। अब हम बातचीत कर लेते हैं। ये क्योंकि बोर्ड भर गया है, एक बार बिगाड़ देते हैं। और ये इनके अलग अलग जो पार्ट हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर पार्ट जो है, इनका हम डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या अवशेष मिले हैं और क्या क्या रहा है। तो हम अभी इसको बिगाड़ देते हैं और इसको फिर से ऊपर से लिखते हैं। अभी आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। हट जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बिगाड़ देते हैं। इनकी तीनों की बात करेंगे और इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्योंकि छोटा छोटा लिखेंगे तो कमेंट आती है कि सर थोड़ा बड़ा लिखें, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि सबको स्पष्ट रूप से दिख सके। और हम बातचीत कर रहे थे पुरापाषाण की। पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल के 3 अलग अलग पार्ट हो गए थे। कौन कौन सा पार्ट था? निम्न पुरापाषाण काल, पूरा नहीं लिखेंगे अब, निम्न पुरापाषाण, और ये मध्य पुरापाषाण, और ये उच्च पुरापाषाण काल। अलग अलग इनकी टाइमिंग दिखा दिए थे, फिर से लिख सकते हैं। वो शुरुआत से लेकर के 1 लाख तक के, 1 लाख से 40,000 तक के, 40,000 से लेकर के 10,000 तक के। दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ स्क्रीनशॉट ले चुके हैं एक बार। इसकी हम बातचीत करते हैं, फिर इसकी बातचीत करते हैं, और फिर उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बातचीत करें तो इसके जो मुख्य अवशेष हैं वो सोहन घाटी पर मिलते हैं। सोहन घाटी का भी जिक्र हम किए। सोहन घाटी
वर्तमान पाकिस्तान में स्थिति है उसकी। और ये सोहन घाटी में मुख्य रूप से इसके अवशेष मिलते हैं, इसलिए इसको हम सोहन घाटी संस्कृति या सोहन घाटी सभ्यता कह देते हैं। सोहन घाटी सभ्यता या सोहन संस्कृति बोल देते हैं। तो लिख देता हूं मैं, इसको बोल देते हैं सोहन संस्कृति। ये एक बात हो गई। सोहन संस्कृति वही है, सिंधु की सहायक नदी है। इसके अलावा यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं, उपकरण कौन कौन से मिले हैं? एक उपकरण मिला है पेबुल, दूसरा उपकरण है चापिंग, और तीसरा उपकरण है चापर। ये 3 तरह के उपकरण मिले हैं। ये क्या होते हैं? ये पत्थरों के औजार होते हैं। पेबुल क्या होते हैं? नदियों के किनारे जो पत्थर रहते हैं, पानी के बहाव के कारण लगातार उनमें घिसावट होती रहती है, और घिसावट होती रहती है। उस घिसावट के कारण रगड़ रगड़ के वो क्या हो जाते हैं? चिकने हो जाते हैं। चिकने हो जाते हैं तो वो जो चिकने हथियार थे उनको हम पेबुल कहते हैं। लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। इसके बाद चापिंग। चापिंग क्या होते थे? चापिंग भी उसी से विकसित होते हैं। खास बात ये होती है कि इनमें जो धार होती है दोनों तरफ होते हैं। धारें यानी कि धार जो होती है दोनों तरफ होती है, यानी कि ये जो औजार होते हैं चापिंग, ये द्विधारी होते हैं, द्विधारी हथियार होते हैं। और ये चापर पेबुल का ही बड़ा रूप होता है, पेबुल का बड़ा फार्म होता है चापर। इस तरह से समझ सकते हैं हम इनको। तो ये हमारी एक छोटी सी डिस्कशन है, किस पर? निम्न पुरा पाषाण काल पर। इसके बाद देखते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की बातचीत कर लेते हैं। टाइम वही है 1 लाख से लेकर के 40,000 BC तक के। तो इसके बाद में यहाँ पर जो उपकरण आए, यहाँ के जो एक तरह के उपकरण ये हो गए, और दूसरे तरह के उपकरण जो हुए यहाँ पर मिले हैं फलकदार उपकरण मिले हैं। ऐसे उपकरण जिनमें कई कई फलकें हैं, फलकदार उपकरण, फलकदार उपकरण मिले हैं। तो फलकदार उपकरण मिले हैं, इसका मतलब वही पत्थर के हथियार जो थे, उपकरण थे, उनमें क्या है? फलकें हैं, कई कई फलकें हैं। इसलिए इस संस्कृति का नाम फलक संस्कृति कह दिया गया। क्या कह दिया गया? फलक संस्कृति। फलक मतलब एज, फलक संस्कृति इसको कह दिया गया। और ख़ास बात यह है कि ये यहाँ पर जो हथियार बनते थे, उपकरण बनते थे, वो क्वार्टजाइट से बनते थे। ये भी एक प्रकार का पत्थर होता है। इसके बाद में देखेंगे कि इसके अवशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो इसके अवशेष मिले हैं नेवासा। नेवासा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। MH लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र को शॉर्ट फॉर्म में MH लिखते हैं। सिंहभूमि, नेवासा हो गया, सिंहभूमि हो गया, चकिया, बेलन, चकिया, बेलन, भीमबेटका, भीमबेटका, सोन, व्यास, वानगंगा और सिरसा, सौराष्ट्र। यहाँ से उपकरण मिले हुए हैं, यहाँ से उपकरण मिले हैं। कौन कौन कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। तो सिंहभूमि कहाँ पर पड़ता है? हमारा झारखंड में पड़ता है।
झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर ना समझना, उसमें एंड बीच में लगता है। चकिया ये उत्तर प्रदेश में है, बनारस में। बेलन ये भी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास में। भीमबेटका भोपाल के पास में है, और सोन भी मध्य प्रदेश में है। ये दोनों कहाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में, एमपी। और व्यास, वानगंगा और सिरसा ये हमारे हिमाचल में पड़ते हैं, एचपी। बची बात सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र हमारा गुजरात में पड़ता है। दिख रहा है वहाँ से? ठीक है, अच्छी बात। इसके बाद में जो उपकरण हैं वो कौन कौन से उपकरण हैं यहीं पे लिख देता हूँ। पहले तो एक फलक उपकरण है, एक है बेधनी और एक है खुरचनी। नाम से समझ में आ रहा होगा, इससे बेधने का काम और इससे खुरचने का काम। और ये फलकदार है तो काटने का और प्रहार करने का ये उपकरण रहा होगा, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा समय हो गया 1 लाख से लेकर के 40,000 तक है। मैं लिख ही देता हूँ, आदि से 1 लाख तक के, 1 लाख लिख देता हूँ समय तक के। और ये 1 लाख से लेकर के 40,000 तक का बीसी का समय है, और ये 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी का ये समय है। बीसी कल हम बातचीत कर चुके थे कि बीसी क्या होता है। इतना समय आ गया। अब हम चलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की तरफ में। ये सारे फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है, तो मैं भी कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहा हूँ आज, क्योंकि ये फैक्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद से हम लोग जब हड़प्पा शुरू करेंगे तो वहाँ से इंटरेस्टिंग आएगा, थोड़ा कथावाचक की तरह हम भी काम करेंगे। और यहाँ पर फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट जानने हैं, समझने हैं कि कौन कहाँ पर है, क्या है, कौन से उपकरण हैं। तो उसी क्रम में आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जो उच्च पुरा पाषाण काल है, यहाँ पे कौन कौन से उपकरण मिले। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ब्लेड नुमा उपकरण मिले। ब्लेड नुमा उपकरण का मतलब है कि यहाँ पर जो 2 कोरे होंगी, 2 एज होंगी, 2 फलके होंगी, 2 किनारे होंगे, वो कैसे होंगे? वो समांतर होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ब्लेड्स मिले हैं, उपकरण मिले हैं, इनकी लंबाई सामान्यतः चौड़ाई की 2 गुनी थी। ये जो उपकरण मिले हैं हमारे उच्च पुरा पाषाण काल में, ये ब्लेड नुमा उपकरणों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। ये कहने का मतलब है इस तरह के। और ये पटरा जैसे होते थे, पट्टे जैसे होते थे, ये ब्लेड उस तरह के होते थे। और इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर रही है, मैं लिख देता हूँ। सोन घाटी, सिंहभूमि पर मिले हैं। भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, पटने, भदने, ये एक जैसे नाम है, पटने, भदने और इनाम गांव। जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इनाम गांव, रेनीगुंटा, वेमुला, कुरनूल, ये सोलापुर नहीं, सोलापुर है। और देखते हैं तो हम इन्हीं की बात करते हैं। सोन घाटी मध्य प्रदेश, लिख देता हूँ। सोन घाटी मध्य प्रदेश में,
सिंह भूमि झारखंड में, भीमबेटका मध्य प्रदेश, रामपुर बघेलान ये भी मध्य प्रदेश के ही है, ये रामपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, पटने, भदने और इनाम गांव। ये इनाम गांव पूछा गया है परीक्षा में, ये महाराष्ट्र के हैं तीनों, इनाम गांव पूछा गया है इसलिए ये खास हो जाता है। और बात करते हैं रेनीगुंटा, वेमुला और कुरनूल की, ये तीनों आंध्र प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र में हैं। आंध्र प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश नहीं है उसका मतलब आंध्र प्रदेश। सोरापुर दोआब है, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, ये सोरापुर दोआब हो गया। और यहीं से हमारे प्रारंभिक होमोसैपियंस, प्रारंभिक यहीं से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह कम है, यहीं से क्या है? होमोसैपियंस का विकसित स्वरूप देखने को हमें मिल जाता है, होमोसैपियंस का। और यहाँ के उपकरण की बात करें तो यहाँ के उपकरण मुख्यतः हड्डियाँ थी, हड्डियों से उपकरण बना लेते थे, और हार्पून नामक जो उपकरण होता है उस तरह का उपकरण ये बनाते थे। तो और एक सामान्य परिचय ये रहा, इसमें सबसे खास क्या है? सबसे खास ये है कि पहला जो निम्न पूरा पाषाण काल है ये सोहन घाटी सभ्यता में विकसित हुआ है। सोहन घाटी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसको सोहन संस्कृति बोल देते हैं। यहाँ के जो उपकरण मिलते हैं पेबुल, चापिंग और चापर होते हैं, ये जल के प्रवाह के घिसने से विकसित हुए थे, पेबुल थे, और उनके दोनों किनारे दो धारी हो गए तो ये चापिंग हो गए, और ये बड़े आकार के पेबुल हो गए तो ये चापर हो गए। मध्य पूरा पाषाण काल की हम अगर बातचीत कर लें, 1 लाख वर्ष BC से 1 लाख BC की बात करें और 40,000 BC तक के 1 लाख से 40,000 BC तक का जो समय है यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल माना जाता है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर फलकदार टूल्स मिलते हैं, उनके उपकरण मिलते हैं। ये फलकदार जो उपकरण हैं वो कौन कौन से थे? फलक है, बेधनी है, खुरचनी है, इस तरह के उपकरण यहाँ पर मिले हैं। फलके ज़्यादा होने की वजह से इस संस्कृति को हम फलकदार या फलक संस्कृति, फलकदार उपकरण। और ये पत्थर कौन सा इस्तेमाल करते थे? अधिकतम क्वार्जाइट के पत्थर इस्तेमाल करते थे। इनके अवशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं? नेवासा में मिले हैं। नेवासा कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। सिंह भूमि में मिले हैं। सिंह भूमि कहाँ पर है? झारखंड में। चकिया बनारस के पास में है, उत्तर प्रदेश में। और बेलन उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास में। भीमबेटका और सोन नदी घाटी ये मध्य प्रदेश में है। व्यास, वानगंगा, सिरसा हिमाचल प्रदेश में। सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र था, यहाँ पर उपकरण मिले थे। अब हम बात कर लें उच्च पुरापाषाण काल की। इसका समय निर्धारण 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक के माना गया है। 40,000 BC से 10,000 BC तक के माना गया है। और यहाँ पर क्या ब्लेड नुमा उपकरण मिले हैं जिनकी लंबाई उनके चौड़ाई की 2 गुनी होती थी। सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र थे, यहाँ से उपकरण मिले हैं। पटने, भदने और इनाम गांव तो बताया है अभी कि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, यहाँ से उपकरण मिले हैं। और ये तीनों मध्य महाराष्ट्र में है। रेनीगुंटा, वेमुला और कुरनूल ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र थे। और सोरापुर दोआब ये कहाँ पे है? कर्नाटका में पाया जाता है। ये एक सामान्य परिचय हो गया कौन सा? पूरा पाषाण काल के बारे में। और यहाँ पर जो उपकरण थे किस तरह के थे? हार्पून जैसे थे, हड्डियों के उपकरण बनाते थे। होमोसैपियंस का विकसित स्वरूप यहाँ पर देखने को, यहीं से देखने को मिलता है। और ये एक सामान्य जानकारी, अगर आप चित्र लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूँ, आप चित्र ले सकते हैं। आ रहा है पूरी फोटो? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तब तक मैं इंक भर लेता हूँ, 2 मिनट। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा पाषाण काल के 3 जो पार्ट थे कौन कौन से थे?
निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा, उनमें क्या क्या खासियत रही है वो हमने देखा। अब बातचीत करते हैं, उसके आगे चलते हैं। एक मध्यपाषाण काल और दूसरा बचा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नव पाषाण काल। इसका निर्धारण 10,000 से लेकर के 5500 BC तक के, ये भी BC है, और ये हमारा 5500 BC से लेकर के 3000 BC तक का जो टाइम है, ये नवपाषाण काल में काउंट किया जाता है, माना जाता है। इसके बारे में मध्य पाषाण काल में अगर बातचीत करें तो जो हमारे पत्थरों के हथियार थे उनका आकार छोटा छोटा मिला, यानी कि जो पत्थर के हथियार थे वो सूक्ष्म थे, और सूक्ष्म को माइक्रो बोल देते हैं, तो ये इसको माइक्रोलिथिक एज बोल देते हैं। माइक्रोलिथ का टाइम है, छोटे छोटे हथियारों का, औजारों का समय है, इसको माइक्रोलिथ बोल देते हैं। और ख़ास बात यह है, सबसे पहले जो इसकी खोज का काम किया था वो CL, इस टाइम के जो माइक्रोलिथ एज के जो उपकरण थे उनमें सबसे पहले काम CL कार्लाइल ने किया। CL कार्लाइल ने खोज करने की शुरुआत की थी, और ये उपकरण कहाँ से पाए थे? विंध्य क्षेत्र से पाए थे। विंध्य क्षेत्र से आप देख लेते हैं कि इनके जो अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष, ये किन किन क्षेत्रों से मिले हुए हैं। तो सबसे पहले है बेतवा घाटी। बेतवा घाटी हो गया, सोहन घाटी, बेतवा घाटी, सोहन घाटी, कृष्णा नदी की घाटी, बेलन घाटी, नेवासा, बागोर, आदमगढ़, यहाँ से मिले हुए हैं। बेतवा घाटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सोहन घाटी पाकिस्तान। सोहन घाटी, तो ये सोन घाटी होगा। सोन घाटी तो हम पहले पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण काल में। सोन घाटी ये भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ सोहन में इसके अवशेष नहीं मिले हैं। कृष्णा घाटी ये कर्नाटका में है। बेलन यूपी में अभी बातचीत किए थे, इलाहाबाद के पास में। नेवासा की भी बातचीत हो चुकी है, ये कहाँ है? MH यानी कि महाराष्ट्र। बागोर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आप मैपिंग में अगर कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगी। यहाँ पे एक इंडिया का मैप ले लेंगे, इंडिया के मैप में स्टेट वाइज इनको भर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे ऊपर में कि मध्य पाषाण काल उपकरण यहाँ मिले, उसको सेट कर लेंगे। आदमगढ़ ये MP में पड़ता है। ये हमारे अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं जो इस माइक्रोलिथिक अवशेष थे। और इस एज की जो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इंसान ने पालना शुरू किया। क्या पालना शुरू किया? सबसे पहले जो पशु पाला वो कौन सा पशु पाला? कुत्ते को पालना शुरू किया। इंसान ने सबसे पहला पशु कौन था जिसको पालतू बनाया? तो ये बहुत पूछा गया है, क्वेश्चन आता ही रहता है क्वेश्चन कि सबसे पहले इंसान द्वारा पाला गया पशु कौन था, जानवर कौन था? तो कुत्ता था, और वो मध्य पाषाण काल में पालना शुरू कर दिया गया था। और इसी काल के जो अवशेष हैं वो कुछ पहली बार मानव अस्थिपंजर मिले थे। मानव अस्थिपंजर मिले थे। ये कहाँ से मिले थे? ये सराय नाहर राय और महदहा, सराय नाहर राय और
महदहा से मिले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि सराय नाहर राय और महदहा से अस्थिपंजर मिले हैं। स्टेट पूछ सकता है, जिला पूछ सकता है, या इसके सेंस में ये पूछ सकता है कि अस्थिपंजर कहाँ मिले। पहली बार तो सराय नाहर राय और महदहा से मिले हुए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इंसान ने अभी बताया तो पशुपालन करना सबसे पहले शुरू किया था, और इंसान ने स्थायी निवास भी शुरू कर दिया था। इसी समय से स्थायी निवास की शुरुआत कर दिया था। स्थायी निवास की शुरुआत इंसान ने इसी समय से करना शुरू कर दिया था। और सबसे खास बात है, यहाँ के उपकरण कैसे हैं, एक धार वाले उपकरण रहे हैं। ये जो माइक्रोलिथिक टूल्स रहे हैं ये कैसे रहे, एक धार वाले। अभी तक पहले हम पढ़ चुके हैं, दो धार वाले भी मिले थे, ये एक धार वाले थे उपकरण, और ये चाप के आकार के थे, अर्धचंद्राकार थे। अर्ध चंद्राकार आकार के उपकरण यहाँ पर मिले थे। ये एक सामान्य जानकारी है मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की सामान्य जानकारी में क्या क्या आ गया। सबसे पहली बात तो ये माइक्रोलिथिक एज है। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। खोज विंध्य क्षेत्र में सबसे पहले C.L. कार्लाइल ने किया था। बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, नेवासा, बागौर, आदमगढ़, यहाँ से अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ पर, बेतवा घाटी मध्य प्रदेश में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, कृष्णा नदी जानते हैं आप लोग कर्नाटका, बेलन उत्तर प्रदेश में कई बार बता चुके हैं आज ही, नेवासा महाराष्ट्र में है, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ MP में। ये तो हो गया। सबसे पहला पालतू पशु इंसान ने किसे बनाया, कुत्ते को बनाया। मानव अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, सराय नाहर राय महदहा से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। अब हम बातचीत कर लेते हैं ये नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज के बारे में बातचीत कर लें। तो नियोलिथिक एज में जो टाइम लिखा ही है, और सबसे पहले जो पुराने साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर किसके मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ है कहाँ पर, मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। कहाँ पर है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और इसके अवशेष अन्य कहाँ से मिले हैं, बेलन घाटी, मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, और रेनीगुंटा, बेलन, रेनीगुंटा, सोन, सिंहभूमि। ये खास खास नाम है, ये तो पता होना चाहिए कहाँ पर अवस्थित हैं। बुर्जहोम, बुर्जहोम और गुफकराल, चिरांद, लहुरा देव, लहुरा तो कोल्डीवा, जो दिखना बंद हो जाए तो बता दीजिएगा, ऊपर लिख देंगे। तो ये सामान्य परिचय हो गया। ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, बेलन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास में, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, बुर्जहोम कश्मीर में है, ये गुप्पकराल ये भी कश्मीर में है। बुर्जहोम का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है जन्म स्थान। क्या होता है, जन्म स्थान। गुप्पकराल मतलब कुम्हार की गुफा, ये दोनों कश्मीर में है। सबसे खास बात है कि यहाँ के जो लोग थे, बुर्जहोम के लोग थे, जो ये मछली पालन, मछली का शिकार करते थे। और सबसे खास बात यह है कि बुर्जहोम में मानव के साथ में कुत्ते के अस्थिपंजर मिले हैं, ये पूछा गया है। यही बुर्जहोम है कश्मीर वाला, ये मानव के साथ में
कुत्ते के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानव के साथ में कुत्ते के जो अवशेष मिले हैं, ये सीधा सीधा है कि इंसान मरा होगा, कुत्ते से बहुत लगाव रहा होगा, कुत्ते को भी उसी के साथ में दफन कर दिया गया होगा, या फिर दोनों साथ में मरे होंगे, लगाव रहा होगा, इस तरह से वहाँ पे एक साथ में उनको दफन कर दिया गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अभी मैं एक साथ बता दूंगा इम्पॉर्टेंट क्या है। इसके बाद में आता है चिरांद। चिरांद है कहाँ पर? सारण में, सारण यानी कि बिहार। और ये लहुरा देव, ये संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर यूपी का है। कोल्डीहवा, कोल्डीहवा भी यूपी का है, इलाहाबाद के पास में है, इलाहाबाद यूपी। और चिरांद, चिरांद से हड्डियों के उपकरण मिले थे। लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डीहवा से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार कोल्डीहवा से प्राचीनतम, हालांकि दोनों से मिले हैं। अब हम बातचीत करते हैं कि इसके उपकरण किस तरह के थे, कौन कौन से उपकरण थे। तो ये नवपाषाण काल है। अब क्या होगा, अब उनके पत्थरों के जो हथियार थे उनमें थोड़ा सा विकास होगा, थोड़े अच्छे क्वालिटी के उपकरण बनाएंगे। तो ये बनाएंगे छेनी, हथौड़ी, बसुली, ये सब बनाएंगे। छेनी, हथौड़ी, बसुली, इस तरह से कुदाल, थोड़े से विकसित तरह के उपकरण ये बनाएंगे और अपना काम थोड़ा सा आसान करेंगे। और इस टाइम की सबसे दूसरी खास बात क्या है, इस टाइम में लोग आग में खाना पकाकर खाने लगे। आग में पकाना लिख देते हैं, खाना का ये लिख देता हूँ, आग में खाना पकाकर खाने लगे। और मृत भांडों का निर्माण करने लगे, वेयर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मृत भांड का निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है। पॉलिशदार उपकरण बनाते हैं, पॉलिशदार उपकरण बनाते हैं। और यहाँ से कपड़ों का विकास होने लगा, कपड़ों की बुनाई भी लोग करने लगे थे इस टाइम तक के। और आग का प्रचलन कायदे से होने लगा। ये एक सामान्य जानकारी रही है अब तक की। तो आई होप ये जो फैक्ट्स हैं हमारे पास में ये सब समझ में आ गए होंगे। तो इनमें से इसका तो बता ही चुके हैं। नेवासा इसमें इम्पोर्टेंट था, और बेलन इम्पोर्टेंट था, सराय नाहर राय मादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर कुत्ता, पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था, ये इम्पोर्टेंट है। और मानव अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय से मिले हैं, माधा से मिले हैं। स्थायी निवास का यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बारे में नवपाषाण काल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 5500 BC से लेकर के तकरीबन 3000 BC तक का टाइम है। मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। बेलन नदी घाटी, बेलन घाटी के कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास में। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि ये सुनते सुनते ही याद हो जाए, तैयार हो जाए। रेनीगुंटा, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है। सोन मध्य प्रदेश में है। सिंहभूमि झारखंड में है। आज भी ये इम्पोर्टेंट प्लेस है सिंहभूमि वगैरह। बुरजौम कश्मीर में है। इंसान के साथ में कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, दफन। और इसका मतलब जन्म स्थान गुफकराल कश्मीर में ही पाया गया है। और चिरांद सारण में है, बिहार में। हड्डी के उपकरण मिले हैं, यहाँ से लिख देता हूँ चाहे तो, हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर में है। और कोल्डीहवा ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। और यहाँ से चावल के, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोगों ने क्या क्या करना शुरू किया? आग में खाना बनाना शुरू किया, मृत भांडों का निर्माण करना शुरू किया, पॉलिशदार उपकरण बनाना शुरू कर दिया, और कपड़ों की बुनाई का काम शुरू कर दिया था। यहाँ से विकास का एक नया दौर शुरू होता है। और छेनी क्या उपकरण क्या थे? पहले से अब मॉडिफाई हो गए थोड़े से। छेनी, हथौड़ी, बसुली, कुदाल, कुल्हाड़ी भी था इसी टाइम में। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल्हाड़ी का भी यहीं पर प्रयोग कायदे से देखने को मिलता है। तो ये एक सामान्य जानकारी थी किसकी? पाषाण काल की। आई होप चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से
परोसी गई होंगी आप तक और अच्छा लगा होगा। तो मैं बातचीत कर लेता हूँ। इतिहास है तो इतिहास के पन्ने कुछ ऐसे ही हैं। थोड़ा सा ये फैक्ट वाला चैप्टर था तो फैक्ट ज़्यादा थे, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप लोग तैयार कर लेंगे और एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। खास चीज़ें ना पूरा तैयार हो तो फैक्ट ज़्यादा हो तो खास चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद में जब पाषाण काल का अंत हो रहा था, यानी कि संक्रमण है, अब पाषाण से हम लोग चल रहे थे ताम्र काल में, ताम्र पाषाण काल कहते हैं उसको, ताम्र पाषाण ही काल ही चैकोलिथिक एज बोल देते हैं। इसके बाद में जो संक्रमण होगा अब धातु युग कहते हैं उसको, एक्चुअल में धातु युग ही कहना चाहिए। मैं उसकी चर्चा करूंगा अगले दिन। एक सामान्य जानकारी ये है कि अब पत्थरों के बजाय हम धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, धातुओं के उपकरण बनाना शुरू कर देंगे और उस तरह से नई नई सभ्यताओं का विकास होगा। वो नई नई सभ्यताएं विकसित होंगी और किस किस तरीके से किस सभ्यता में क्या क्या उपकरण मिलेंगे, क्या क्या खासियत रहेंगी, हम चर्चा करेंगे इसके आगे के एपिसोड में। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए मित्रों के साथ में, ताकि जानकारियाँ सबके पास तक पहुँचें, सबके पास तक जानकारियाँ पहुँचें और सभी लोग प्रसन्न रहें और आगे बढ़ें, मार्ग प्रशस्त हो सबका। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। ओके, आप दीपक भाव, थैंक यू।